देश की हृदय स्थली राजा भोज की धरती और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इस ऐतिहासिक कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल के सभागार में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन, जिसका विषय वाटर विजन 2047 है, में उपस्थित माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत सर, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, मंच पर उपस्थित विभिन्न राज्यों के मंत्रीगण, अधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित विभिन्न राज्यों से आए हुए मंत्रीगण, केंद्र के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, विभिन्न राज्यों से आए हुए वरिष्ठ पदाधिकारीगण, अभियंतागण, मीडिया के साथी, आप सभी को मेरी ओर से, झारखंड की जनता की ओर से बहुत बहुत जोहार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन को अत्यंत ही महत्वाकांक्षी एवं दूरगामी सोच का एक परिचायक समझा जाएगा। इसलिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपकी इस नेक पहल से पूरे देश से इस विषय से जुड़े मंत्रियों, उच्च प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं अभियंताओं का समागम सुनिश्चित हो सका है, जिसका फलाफल निश्चित रूप से निकट भविष्य में धरातल पर प्रतिबिंबित होगा। निश्चित रूप से यह कार्यशाला भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगी। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुझे जल गुणवत्ता विषय पर बोलने का अवसर मिला है। सर्वप्रथम इस विषय को मैंने 5 भागों में विभक्त कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पहला, जल गुणवत्ता के संदर्भ में वैश्विक स्थिति। दूसरा, जल गुणवत्ता के संबंध में मानव अधिकार। तीसरा, जल गुणवत्ता के संबंध में चुनौतियां एवं इसके समाधान। चौथा, झारखंड राज्य में किए जा रहे प्रयास। और 5वां, जल की गुणवत्ता में इनोवेशन एवं टेक्निक का प्रयोग। स्लाइड। जल गुणवत्ता तथा वैश्विक स्थिति। वैश्विक स्तर पर जल की गुणवत्ता की समस्या एक बड़ी चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न दस्तावेजों में जल गुणवत्ता की वैश्विक स्थिति का विस्तार से उल्लेख किया गया है। संक्षिप्त में मोटे तौर पर यदि कहा जाए तो प्रति 9 में से 1 व्यक्ति को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। विश्व की 240 करोड़ आबादी स्वच्छता सुविधा से वंचित है। अस्वस्थ वातावरण से जल गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विकासशील देशों में 90% से अधिक सीवेज का बिना उपचारित पानी जलाशय में प्रभावित होने से जल प्रदूषण का खतरा बढ़ा है। आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक दिन 20 लाख सीवेज और अन्य अपशिष्टों का वैश्विक जलाशय में प्रभावित होने से प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा। इतना ही नहीं, प्रत्येक वर्ष कारखानों से निकलने वाले लगभग 300-400 मेगाटन अपशिष्टों का जलाशयों में प्रभावित होने से रासायनिक खाद तथा शहर में उत्पन्न अपशिष्टों से जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर जैविक विविधता एवं जल स्रोत प्रभावित हुए। कृषि कार्यों में अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग से जहां आय के स्रोतों में वृद्धि हुई है, वहीं से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट, सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल मानव का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2010 के लिए सभी के लिए शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता की उपलब्धता को मानव अधिकार बताया है। कई बार उन्नत जल स्रोत हमेशा मानक के अनुसार जल गुणवत्ता को सुनिश्चित नहीं करती है। इसलिए शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास की जरूरत है। स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल का अभाव मानव स्वास्थ्य एवं
पर्यावरण पर कुप्रभाव डालने के अतिरिक्त देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में बड़ा अवरोधक है। शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता की उचित व्यवस्था से मानव स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में व्यापक स्तर पर सुधार लाया जा सकता है। नेक्स्ट, निरंतर विकास लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक जल गुणवत्ता एक चुनौती है। 21वीं शताब्दी में स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए जल गुणवत्ता एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारी मात्रा में अपशिष्ट जलों तथा चिकित्सीय उर्वरक एवं औद्योगिक अपशिष्टों का जलाशयों में प्रभावित होने से लगातार जल गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। निरंतर विकास के लक्ष्य 2030 के एजेंडा 6 में पेयजल एवं स्वच्छता के विषयों को समाहित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके सुधार हेतु निरंतर प्रयास करने पर बल दिया गया है, क्योंकि शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता की उपलब्धता गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा समग्र विकास जैसे मुद्दों से सीधे जुड़ा हुआ है। भारत में जल गुणवत्ता के संदर्भ में बहुत सारी चुनौतियां हैं। देश के आर्थिक विकास के क्रम में मानव द्वारा की जा रही गतिविधियों से उत्पन्न जल प्रदूषण के साथ साथ पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस विषय पर हम सभी को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक आंकड़ा के अनुसार भारत द्वारा विश्व के 1/4 भूगर्भीय जल का उपयोग किया जाता है, जिससे भूमिगत जल के दोहन के साथ साथ जल गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही हमारे देश में कुल अपशिष्ट जल का 10% ही उपचार करने हेतु संरचनाएं उपलब्ध है, जो एक चिंता का विषय है। इस दिशा में राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ व्यापक स्तर पर निवेश की आवश्यकता है, जिसके लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। सभी वर्गों को शुद्ध जल के निष्पक्ष वितरण एवं समग्र विकास के विभिन्न आयामों में जल गुणवत्ता की महत्ता के प्रति स्टेक होल्डर्स को जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। विश्व के अधिकतर विकासशील देशों में जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का असर दिख रहा है। जैसा कि पूर्व में बताया गया है, जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता की हानि के साथ साथ विभिन्न सेवाओं जैसे बाढ़, सुरक्षा, मत्स्य पालन, कृषि, जल शोधन पर कुप्रभाव पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जल विकास रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से जल की उपलब्धता, गुणवत्ता और मात्रा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। बीते 100 वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि, आर्थिक विकास और जीवन शैली के बदलाव से वैश्विक जल उपयोग में लगभग 1% की प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है। अनुमान है कि 2050 तक विश्व की 67% जनसंख्या शहरों में बसेगी, जो विकासशील देशों में पर्यावरण असंतुलन का मुख्य कारण बनेगा। नेक्स्ट, जल का प्रदूषण मुख्य रूप से 3 स्वरूपों में देखा जा सकता है, जिसमें सतही जल स्रोतों का प्रदूषित होना, भूमिगत जल स्रोतों का प्रदूषित होना एवं जल वितरण प्रणाली के माध्यम से जल का दूषित होना शामिल है। सतही जल प्रदूषण के प्रमुख कारकों में औद्योगिक कारखानों से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों, शहरों के अपशिष्ट खनिज तत्वों, जल स्रोतों में प्रवाह होना शामिल है, जिससे जल व्यापक रूप से प्रदूषित होते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों द्वारा तालाबों, नहरों में नहाने, कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने एवं बर्तन धोने आदि से गांव का जल दूषित होता है। भूमिगत जल प्रदूषण के प्रमुख कारकों में मानव मल तथा पशुओं के मल का समुचित निपटान न होना, प्लास्टिक बोतल बंद पानी के व्यवसाय के लिए भूजल का दोहन, कोयला एवं अन्य खनिज पदार्थों का उत्खनन, कृषि में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग से पानी में नाइट्रेट का स्तर बढ़ना, विकासशील देशों में भूगर्भीय जल का कृषि कार्यों एवं जल की मांग को पूरा करने हेतु अति दोहन, साथ साथ भूगर्भीय जल में फ्लोराइड, आर्सेनिक, लौह एवं लवण का निर्धारित मात्रा से अधिक होना शामिल है। जल स्रोतों के प्रदूषित होने के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति वितरण प्रणाली के माध्यम से भी जल का प्रदूषण होता है। जो हमारी जल वितरण प्रणाली है उसमें पाइपों के पुराने पाइप हो जाने के कारण, सीवरेज लाइन से आग गुजरने के कारण दूषित हो जाता है और महानगरों में
जल की मांग को पूरा करने के लिए सतही जल और भूजल को आपस में मिलाकर जलापूर्ति करने के लिए के क्रम में भूजल में उपस्थित आर्सेनिक जैसे कैंसर कारक की उपस्थिति रहने से जल प्रदूषण होता है, जिससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जल शोधन में जीवाणुओं को नष्ट करने हेतु से क्लोरिनेशन पर विशेष बल दिया जाता है, जबकि जल में घुलित लवण, क्षारीयता, विषाक्त धातु आदि शोधन पर कम ध्यान दिया जाता है। विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच समन्वय का अभाव होने से तकनीकी मामलों के फैसले लेने में कठिनाई होती है, जिसका दुष्परिणाम वितरण प्रणाली व्यवस्था पर पड़ता है। नेक्स्ट, मानव स्वास्थ्य पर अशुद्ध पेयजल का कुप्रभाव देखा जा सकता है। आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 70% रोग जल जनित होते हैं। अशुद्ध जल के सेवन से लोग वाटरबोर्न बीमारी के शिकार होते हैं। कई बार यह महामारी का रूप धारण कर लेता है, जिसका सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए गुणवत्तापूर्ण जल की उपलब्धता एवं इसका उपयोग आवश्यक है। नेक्स्ट, जल गुणवत्ता को उपयुक्त बनाने की दिशा में जहरीले प्रदूषकों को हटाने के लिए जल उपचार संयंत्रों की तकनीकी विकास, जल जमाव जैसी समस्याओं के समाधान की आधुनिक तकनीकी का उपयोग तथा कृषि कार्यों के लिए सूक्ष्म सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई जैसे उपलब्ध तकनीकी को बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भीय जल का पुनर्भरण हेतु विभिन्न योजनाओं के साथ अभिसरण तथा आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जल के बचाव के लिए कृषि क्षेत्र की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, विशेष जलवायु क्षेत्र के लिए उपयुक्त कृषि पद्धति का चुनाव करना एवं कृषि क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार ही पानी का सदुपयोग कर पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है। नेक्स्ट, तकनीकी रूप से जल सुरक्षा हेतु स्मार्ट कृषि को अपनाया जाना अति आवश्यक है। इसके लिए जलवायु परिवर्तन के अनुरूप फसल चक्र का चयन, भूजल का सीमित उपयोग तथा समान मात्रा में भूजल का पुनर्भरण, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए जैविक खाद का उपयोग, कृषि के लिए पेयजल के स्रोतों के उपयोग न कर अन्य जल स्रोतों का उपयोग करना विवेकपूर्ण कदम होगा। साथ ही कृषि कार्यों में उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, ताकि पेयजल की उपलब्धता निरंतर बनी रहे। नेक्स्ट, सरकार के विभिन्न अंग एवं भागीदारों के साथ अभिसरण को सशक्त बनाने हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत डेटा आधारित प्रणाली को विकसित करना, जल वितरण में सरकार की भागीदारी के साथ साथ स्थानीय निकायों को उत्तरदायी बनाना, स्थानीय निकायों एवं समुदाय को जल गुणवत्ता के विषय पर जागरूक करना, नीतिगत निर्णयों में स्थानीय निकायों की सहभागिता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पेयजल व्यवस्थाओं का के उचित रखरखाव हेतु समुदाय को जल शुल्क देने के हेतु प्रेरित करना तथा बेहतर प्रबंधन एवं जल उपचार में स्थानीय निकायों की भूमिका आवश्यक है। नेक्स्ट, झारखंड में पेयजल आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग एक अभिनव प्रयास है। एकल ग्रामीण योजनाओं में सोलर पंप की उपयोगिता को अनिवार्य किया गया है। इससे रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम की सुविधा से परिचालन आसान है। साथ ही इसके उपयोग से विद्युत ऊर्जा की भी बचत होती है। सोलर योजनाओं में विद्युत विपत्रों के भुगतान का भार न होने से रख रखाव एवं परिचालन काफी किफायती होता है, जिससे BWSC द्वारा सोलर योजनाओं का रख रखाव एवं परिचालन आसानी से किया जाता है। इतना ही नहीं, सोलर योजनाओं के रक्षण हेतु स्थानीय युवा युवतियों को प्रशिक्षण प्रभावी होता है, उन्हें रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट, झारखंड में जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत सतही जल नदियों जलाशयों से झारखंड राज्य में 57% परिवारों को जल से आच्छादित किया जा रहा है, जिसमें गोड्डा संपूर्ण जिला एवं साहिबगंज तथा दुमका के आंशिक क्षेत्रों में गंगा नदी से के पानी को शुद्ध कर आपूर्ति किए जाने की महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। सतही जल के व्यापक उपयोग से जल पर अनावश्यक दबाव को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट, जल गुणवत्ता के क्षेत्र में झारखंड सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। झारखंड के कुछ जिले विशेषकर गढ़वा और पलामू में
झारखंड के कुछ जिले विशेषकर गढ़वा और पलामू में भूमिगत जल फ्लोराइड से प्रभावित हैं, जिनमें सतही स्रोत आधारित योजनाओं से प्रत्येक घर को आच्छादित किया गया है। साहेबगंज जिले के कुछ इलाके में आर्सेनिक मिला हुआ है। विभाग द्वारा तालझारी, बोरियो, मंडरो प्रखंड में गंगा नदी से जलापूर्ति करने की व्यवस्था की जा रही है। जल सहियाओं द्वारा सभी चालू नलकूपों, एसबीएस, एमबीएस, डब्ल्यूटीपी नलों से प्राप्त जल नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है। झारखंड में वर्ष में एक बार रासायनिक परीक्षण और वर्ष में 2 बार मानसून से पहले और मानसून के बाद जीवाणु परीक्षण किया जा रहा है। एसबीएस योजना के निर्माण से पूर्व जल स्रोत की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। झारखंड राज्य में जल गुणवत्ता निगरानी हेतु जल जांच प्रयोगशालाओं को निरंतर सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहा है। राज्य में पर्याप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित कराया जा रहा है और अनेकों प्रयोगशालाएं अभी विभिन्न अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर बनाई जा रही हैं, जिससे जल की गुणवत्ता की जांच की जाएगी और उसकी जल गुणवत्ता बनी रहेगी। इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में जल गुणवत्ता अनुसरण हेतु संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। ग्राम स्तर पर बीडब्ल्यूएससी की जल सहिया, आंगनबाड़ी सेविका सहित 5 महिलाओं को जल जांच का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार द्वारा 29,756 फील्ड टेस्ट किट और 12,34,021 H2S वायल का क्रय किया गया है, जिसे प्रत्येक गांव में जल जांच हेतु जल सहियाओं को फील्ड टेस्ट किट और H2S वायल प्रदान की गई है। इनके द्वारा ग्राम स्तर पर अवस्थित विभिन्न जल स्रोतों, विद्यालयों तथा आंगनबाड़ियों के जल स्रोतों का जल गुणवत्ता जांच की जा रही है। जल गुणवत्ता निगरानी और अनुश्रवण विषय पर जन जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार। सर इतना आपसे आग्रह करके वहीं से आए सर। और सबसे अंतिम जिला सर, सबसे पिछड़ा सर, आदिवासी राज्य सर, और एक ही ये सेशन मिला है सर, बस लास्ट 1-2 बचा हुआ है। नेक्स्ट, जल गुणवत्ता के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर जल गुणवत्ता विषय पर राष्ट्रव्यापी अभियान का संचालन, प्रत्येक स्तर पर जल गुणवत्ता के लिए स्टेक होल्डर्स का क्षमतावर्धन, जल गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था एवं उपचारी कार्यों पर जोर देना, संबंधित विभागों एवं योजनाओं में अभिसरण सेवा प्रदान करने वाले तंत्रों एवं इकाइयों को जिम्मेदार बनाना, अपशिष्ट जल का उचित निपटान एवं प्रबंधन, खुले शौच में शौच से मुक्त वातावरण निगरानी और शोध व्यवस्था को विकसित करने हेतु कुछ अनुशंसाओं पर विचार किया जा सकता है। वे फॉरवर्ड में वैज्ञानिक तथा तकनीकी समाधानों के साथ साथ जल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बिहेवियर चेंज एक आवश्यक घटक है। दूषित जल के शुद्धिकरण और स्वच्छ पेयजल के लिए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और स्टोरेज प्रावधानों के लिए भौगोलिक विषमताओं को पार करने की आवश्यकता है। जल गुणवत्ता प्रबंधन तथा स्मार्ट सिंचाई के लिए रिमोट सेंसिंग तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे उपकरणों का उपयोग करना, जल जीवन मिशन के तहत कार्यान्वयन के लिए इंजीनियरिंग फर्मों, टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, स्टार्टअप और निवेशकों को बढ़ावा देना, वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे चुनौतियों के समाधान एवं निरंतर विकास के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। जल शोधन में और भी इनोवेशन और नए तकनीक की जरूरत है। जल के उपचार में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, पारंपरिक वाटर फिल्टरेशन सिस्टम्स की तुलना में नैनो तकनीक बहुत अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि पारंपरिक उपचारों की तुलना में उन्हें अधिक दबाव की आवश्यकता नहीं होती है। द वाटर फिल्टरिंग स्ट्रॉ तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह कम से कम 1000 लीटर पानी को शुद्ध करता है, 99.9% बैक्टीरिया को हटाता है। डिसैलिनेशन सिस्टम्स का उपयोग भी बहुत ही प्रभावी हो सकता है, क्योंकि पानी से नमक और अन्य खनिजों को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। सोलर वाटर फिल्टरेशन का उपयोग से भी एक ऐसी तकनीक है जो सौर और पवन से संचालित है। इस तकनीक की मदद से 10 से अधिक वर्षों के लिए प्रतिदिन 20,000 लीटर स्वच्छ पानी प्रदान किया जा सकता है। टॉक्सिन ईटिंग बैक्टीरिया भी बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जिसके उपयोग से पीने के पानी में मिश्रित पदार्थों को खत्म किया जा सकता है।
मेडिक्रॉप सिरेमिक वाटर प्यूरिफिकेशन डिश का प्रयोग करने वाला टैबलेट है जो पानी में घुलनशील होता है और 99.9% विषाणुओं को खत्म करने की क्षमता रखता है। इधर जल शोधन के लिए स्टेरिपिन नामक तकनीक का उपयोग भी बहुत ही लाभकारी हो सकता है। हाइड्रोपोटन नामक कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इस डिवाइस से साफ पानी में उपस्थित कीटाणुओं को मारने के लिए 90 सेकेंड की आवश्यकता होती है। जल शोधन एवं शिक्षा के लिए एक ड्रिंकेबल बुक का उपयोग भी काफी लाभप्रद हो सकता है आने वाले दिनों में। इसे यह एक वैज्ञानिक कॉफी फिल्टर के रूप में पेपर छपा होता है, जिससे पानी को शुद्ध करने में भी इसमें भी 99.9% बैक्टीरिया समाप्त करने की क्षमता है। जल शोधन के लिए वाटर फ्रॉम एयर तकनीक का उपयोग करना, सौर ऊर्जा की मदद से यह तकनीक 2 से 3 व्यक्तियों को प्रतिदिन 10 लीटर स्वच्छ पानी का उत्पादन करता है। इसमें स्वाद और पोषण के लिए आवश्यक खनिज मिलाए जा सकते हैं। जल संग्रहण हेतु फॉग कैचर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, दुनिया के कुछ हिस्सों में भूजल समाप्त कर बस 1 लाख फैसक जल संग्रहण हेतु फॉग कैचर टेक्नोलॉजी का भी विभिन्न देशों में जहां जल के स्रोत सूख गए हैं, जल के स्रोत समाप्त हो गए हैं, वहां इसका काफी तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। आने वाले दिनों में हमारे देश में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन के सूत्रण से पूर्व हमारे राज्य की स्थिति काफी दयनीय थी। वहां लगभग 4.25 लाख घरों में ही शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा सका था। और आज हम इन विपरीत परिस्थितियों में कोरोना काल से हमारा राज्य गुजरा पूरे देश और दुनिया की भांति। और आज हम लगभग माननीय हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री के विशेष प्रयास से और हमारे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है। और आज हम लगभग 17,27,429 घर तक हम लोग शुद्ध पेयजल पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। और आगे यह मिशन काफी तेजी से अभी हमारे झारखंड राज्य में काफी तेजी से चल रहा है। लगभग निविदा की प्रक्रिया लगभग पूरी कर दी गई है। और जो लक्ष्य है हमारा 2024 तक सभी घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना नल के माध्यम से, उस लक्ष्य को निश्चित रूप से हम पूरा कर लेंगे। यही कहते हुए और एक आग्रह मेरा होगा माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय द्वय से, हमारे केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और हमारे जल संसाधन सचिव, हमारे झारखंड जल जीवन मिशन सचिव और तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों से कि जरूर एक बार आप लोग निकट भविष्य में जितनी जल्दी हो सके एक बार झारखंड का दौरा करें, ताकि हम बहुत तेजी से और भी इस मिशन को आगे बढ़ाने में कामयाब हो सके, हमें ऊर्जा मिल सके। इन्हीं बातों के साथ अब तक अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को एक बार फिर से जोहार, जय हिंद, धन्यवाद।